नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे तमाम संवाददाता हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता जूही। पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई इंडिगो की फ्लाइट ने अचानक वापस पटना में लैंडिंग कर दी है। आपको बता दें कि इसके अचानक लैंडिंग के पीछे की वजह जो है तकनीकी खराबी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1:30 बजे जो है 12:58 पर यह फ्लाइट जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई थी पटना से, और इसके बाद तकरीबन 35 मिनट तक हवा में फ्लाई होने के बाद ये वापस जो है आजमगढ़ तक जब पहुंची तो वापस पता चला कि इसमें कुछ खामियां हैं और इसके सिस्टम्स जो है सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहे, जिसके बाद जो है इसको वापस पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराया गया। हालांकि इस दौरान जो है अचानक इस हादसे की वजह से जो है यात्रियों में थोड़ा जो है जरूर घबराहट देखने को मिली और इस दौरान वो थोड़े असुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन पायलट की जो है सूझबूझ की वजह से उन्हें वापस सुरक्षित जो है लैंड करा लिया गया पटना और सभी को एक एक करके बाहर निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि ये इसके पीछे की वजह की जो है तकनीकी खामियों को लेकर लगातार फिर काम जो है शुरू किया जा रहा है। क्या वजह रही इसके पीछे, इस पर काम जो है लगातार काम किया जा रहा है। इसमें जो है बिहार के मंत्री संजय झा भी मौजूद थे जो दिल्ली के लिए आ रहे थे। हालांकि वापस जब लैंडिंग हुई तो फिर वो वापस पटना चले गए और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो है विमान में कमियां होती रहती है और कोई बड़ा नुकसान इससे नहीं हुआ है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अक्सर ही देखने को मिलती है। उस पर काम चल रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा का जारी किया है नोटिस। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज बुधवार यानी 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से महुआ मोइत्रा को कोई राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि केस फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा के फैसले को चुनौती देते हुए एक सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद 3 जनवरी को बुधवार आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उस पर महुआ मोइत्रा को कोई राहत अभी फिलहाल नहीं मिली है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा महासचिव सचिवालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पार्लियामेंट सिक्योरिटी को 3 हफ्ते के जवाब में दाखिल करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि कोर्ट के निष्कासित करने के आदेश पर रोक लगाने और फरवरी में सुनवाई करने की अपील दोनों ठुकरा दी गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। महुआ मोइत्रा की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। बता दें कि केस फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद लोकसभा के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बुधवार 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, जिसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कोई राहत नहीं मिली अभी तक। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं राजस्थान के पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के घर पर ईडी ने सिकंजा कसा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। ईडी अपने छापेमारी को लेकर जो है कुछ दिनों से काफी खासा चर्चे में है। ईडी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और इसी मामले में आपको बताएं कि ईडी का छापा राजस्थान में भी चल रहा है और राजस्थान में वैभव गहलोत के विभिन्न परिसरों में ईडी ने 3 जनवरी यानी आज के दिन छापेमारी की है। और आपको बता दें कि ये छापेमारी खास इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि वैभव गहलोत जो हैं वो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत और उनके विभिन्न परिसरों पर आज ईडी छापेमारी कर रही है। ये फॉरेक्स मनी वायलेशन मामले में जो है ये छापेमारी हो रही है और साथ ही वैभव गहलोत के जो कई सारे करीबी हैं, जो उनके नज़दीकी हैं, तो उनसे ये मामला जुड़ा हुआ है और उस पर ईडी छापेमारी कर रही है। हालांकि इस पूरे छापेमारी की जो फाइनल रिपोर्ट है, जो तमाम जानकारियाँ हैं, वो तो बाद में ईडी पेश करेगा, लेकिन ये पूर्व सीएम के बेटे के घर पर ये जो छापेमारी चल रही है, तो इसको लेकर आपको बता दें कि जो विपक्ष का भी कहना है, जो पहले से विपक्ष कहती आई है कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
तो हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह जारी रहता है, लेकिन आपको बता दें ईडी की छापेमारी झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों में हुई थी और पश्चिम बंगाल में भी हुई थी, कोलकाता में भी हुई थी। तो तमाम जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और आज की भी ईडी की छापेमारी खास इसलिए थी क्योंकि वैभव गहलोत वो पूर्व सीएम के बेटे थे, उनके यहाँ छापेमारी हुई है। अब जो फाइनल रिपोर्ट ईडी पेश करेगी उसके बाद ही तमाम ये धुंधली तस्वीरें सामने आ पाएंगी। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन सौरभ के साथ। तो वहीं देहरादून में भी हिट एंड रन कानून के विरोध में 2 दिनों से ट्रक सेवा पूर्णतया बदहाल हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देना हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून हिट एंड रन के बाद जिस तरह से पहली और दूसरी तारीख को तमाम जो टैक्सी यूनियन है और साथ साथ रोडवेज की जो बसें हैं वो हड़ताल पर चली गई थी। और देहरादून की बात की जाए तो 2 जनवरी की रात जिस तरह से पैनिक फैला है और उसके बाद जो पेट्रोल पंप पे भीड़ें देखी हैं उसे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और साथ साथ जो यात्री हैं उन्हें भारी समस्या उठाने को मिली। जो मुख्य अगर मैं बात करूं, कई पेट्रोल पंपों में जो तेल की किल्लत भी हो गई थी और ये ऐसा माना जा रहा है जो हड़ताल हुई थी 2 दिन की उसमें जो अभी तक जो आपूर्ति है वो तमाम जो पेट्रोल पंप है उनकी नहीं हुई। फिलहाल जो केंद्र सरकार है कल जो परिवहन की जो संयुक्त कहा जा सकता है कि जो पूरी कमेटी थी उनसे वार्ता करी गई और उसमें ये केंद्र सरकार ने कहा है कि जो ये लागू जो कानून है फिलहाल लागू नहीं किया गया है, उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। फिलहाल ये कानून आया गया है और अभी तक जब तक इस पर दूसरी सुनवाई नहीं होगी जब तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कि रात को पैनिक हुआ था और ये माना जा रहा है जो खाने की पूर्ति भी है उसमें भी लोगों को शक हुआ कि कुछ दिनों तक खाना नहीं मिलेगा। साथ साथ उन्होंने अपने जो राशन है वो भी भरे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो पेट्रोल पंप पे देखी, रात के 12 बजे तक भी जो लोग हैं वो पेट्रोल पंप पे खचाखच भरे रहे। और ऐसे में अब कहा जा सकता है जिस तरह से हड़ताल बंद हुई है, रोडवेज बसें चलनी शुरू हो गई है, उससे ऐसा लगता है कि अब पैनिक फिलहाल के लिए कम हो चुका है। लेकिन देर रात जिस तरह का पैनिक दिखा गया उससे कहीं ना कहीं जो सरकार है और साथ साथ प्रशासन है वो चिंतित नजर आया। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है और नए साल में जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था कि कोहरा, घना कोहरा छाया रह सकता है, तो वो उसका असर यहाँ पर देखने लगा है। मौसम विभाग की तरफ से मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का येलो अलर्ट अब भी जारी किया गया है, यानी लोगों को ज्यादा सावधानियां बरतने के लिए कहा गया। अनावश्यक रूप से सुबह या शाम के समय बाहर निकलने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि इस दौरान अगर वो गाड़ी चला रहे हैं, घना कोहरा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है, तो उनकी दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर तापमान लगातार सामान्य से नीचे गिर रहा है। नीति घाटी में सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट नजर आई है, जहां 0 से ज्यादा तापमान नीचे जा चुका है, यानी पानी जम चुका है और ये लोगों के लिए परेशानी का सबक भी बन रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार सुरक्षा या दूसरी जो एहतियात है सर्दियों के मौसम में उसको बरतने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन व्यवस्थाएं भी कर रहा है, लेकिन जो जनता की दुश्वारी है इस बदलते मौसम में लगातार बढ़ रही है। अब प्रशासन लोगों की इस परेशानी को दूर करने में जुटा हुआ, देखना है कि जनता को कितनी राहत मिल पाती है। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो कौन सी हैं मुश्किलें? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। 2024 चुनावी वर्ष है, लेकिन भाजपा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुसीबतें पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता ही खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के विधायक ही अपने मंत्रियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और मोर्चा खोल रहे हैं कि जिनकी तरफ से उनके जनहित के जो काम है वो नहीं किए जा रहे हैं, यानी जनता की जो मूलभूत समस्याएं, क्षेत्र की जो विकास की जो समस्याएं, उन्हें दूर करने में मंत्री नाकाम साबित हो रहे हैं। और मामला जब मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचा तो मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मामला रफा दफा भी हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से विधायकों ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोला है वो सीधे तौर पर भाजपा संगठन के लिए चिंता का विषय है, खतरे की घंटी है कि आने वाले चुनावी साल में सीधे तौर पर अगर इन सब विषयों को समाप्त नहीं किया गया, लोगों की, जनता की और पार्टी विधायकों की जो समस्या है उन्हें दूर नहीं किया गया, तो जो मुसीबतें होंगी पार्टी संगठन की वो चुनाव में और बढ़ती नजर आएंगी। ऐसे में बीजेपी अभी से ही डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है कि किस प्रकार से विधायकों को संतुष्ट किया जा सकता है, पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी जो समस्या है उनको दूर किया जा सकता है, ताकि चुनाव से पहले पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक सभी खुश हो सके और उत्साहपूर्वक काम कर सके, जिससे पार्टी को चुनाव में बड़ा लाभ मिल सके। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां धरातल पर नजर आ रही है। वहीं अगर आज बात की जाए तो भाजपा प्रदेश कार्यालय से 70 विधानसभाओं के लिए जो विस्तारक है उन्हें मोटरसाइकिल प्रदान की गई और खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये जो मोटरसाइकिलें हैं वो विस्तारकों को दी और हरी झंडी दिखाकर इन्हें अपनी विधानसभाओं में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया। इसका मेन मकसद यही है कि जो विस्तारक है उन्हें प्रचार प्रसार में कोई परेशानी ना आए और जो राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजना है वो जन जन तक पहुँचाई जाए और साथ साथ जो पार्टी का प्रसार है उसे उच्चतम स्तर पे किया जाए और साथ साथ जो ब्लॉक स्तर है उसे अपनी तरफ भाजपा की तरफ किया जाए। वहीं अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही 7 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड में होने जा रही है जिसमें जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है साथ साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है या फिर संसद या फिर विधायक हो, सब उस बैठक में शामिल होंगे और आगे की जितनी भी रणनीति होगी उसमें बनाई जाएगी। वहीं स्टार प्रचारकों के बारे में इसमें वार्ता की जाएगी कि लोकसभा चुनाव में कौन कौन स्टार प्रचारक रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए एजेंडे की कि भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों में किस तरह के जो एजेंडे होंगे उसके तहत लड़ेगी यहाँ पे, तो महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव कहा जा सकता है कि जनवरी महीने से शुरू होते ही जो भाजपा है वो राजनीतिक मूड में आ चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर दिख रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, लेकिन क्यों, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। कुश्ती को कर दिया बर्बाद, यानी कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर युवा खिलाड़ी यानी पहलवान यहाँ पहुँचे और साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और दिनेश फोगाट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर चुनाव हुए थे WFI के अध्यक्ष को लेकर के, वहाँ पर संजय सिंह को जीत मिली 40 वोटों से, लेकिन उसके बाद साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की बात कही और बजरंग पूनिया ने जो पदक मिला था, दूसरा पदक मिला था, वापिस कर दिया गया था। यानी कहीं न कहीं अपने मनमर्जी चलाने के लिए ये कदम उठाएगा। लेकिन यहाँ पर जब सैकड़ों बच्चे पहुँचे तो उनका कहना है कि इन्होंने अपने फायदे के लिए हमारा भविष्य अंधकार कर दिया है। यानी कहीं न कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो डूबा हुआ है। बच्चों का कहना था कि जिस तरह से हमारे कैंप लगते थे, जगह जगह हमें सुविधाएं मिलती थी, वो अब नहीं मिल पाएंगी। यानी कि सवाल वही, आखिरकार WFI होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होता है तो कोई और खिलाड़ी विरोध करता है, नहीं होता है तो कोई और खिलाड़ी विरोध करता है। यानी कि आज ये जनता मतलब देखना पड़ा। आज पहली बार खिलाड़ियों के खिलाफ, पहलवानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली से अजय चौहान, जय भाई। तो वहीं श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन छत्तीसगढ़ में रहेगा शुष्क दिवस। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास यादव। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए छत्तीसगढ़ में विशेष तैयारियां की जा रही है। यहाँ से जो है सुगंधित चावलों की खेप जो है पहले ही छत्तीसगढ़ से रामलला अयोध्या भेजी जा चुकी है। इसके बाद जो है अब ननिहाल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ से जो है सब्जियों की एक बड़ी खेप भी भेजी जा रही है। बता देना चाहूँगा कि 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो है शुष्क दिवस के दिन जो है छत्तीसगढ़ में भगवान राम राज्य के माहौल स्थापित करने के लिए सुशासन दिवस रखा गया है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में राम राज्य के लिए जो है भगवान राम के राम प्रतिष्ठा के समारोह का विभिन्न क्षेत्रों में जो है बैनर पोस्टर लगाकर जो है साथ में जो प्रोजेक्टर के जरिए जो है भगवान रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही जो है इस दिन जो है छत्तीसगढ़ में भगवान राम राज्य का माहौल बनाने के लिए जो है कई सारे आयोजन भी किए जाएंगे। साथ ही भगवान के राम मंदिरों में पूजा अर्चना भी की जाएगी। रायपुर से कैमरामैन पिंटू देवपन के साथ विकास यादव की रिपोर्ट। इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बदायूं के 3 लोगों से दिल्ली पुलिस ने 50 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय राठौर। बदायूं जनपद के सहसबान से 50 लाख की नकली करेंसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बताया जाता है कि उसमें एक व्यक्ति दिल्ली पुलिस ने दिल्ली अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर सहसबान में छापामारी की गई थी।
वहीं छापामारी में पूरा खेल जो है एक मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था। हॉस्पिटल की आड़ में एक गोरख धंधा फल फूल रहा था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे दिल्ली पुलिस की पूछताछ के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये मामला 5 साल से चल रहा था और 5 साल में 5 करोड़ से भी अधिक नकली नोट मार्केट में खपा दिए गए हैं। भाई इतना बड़ा, अब सवाल बदायूं के सहसवान पुलिस पर भी उठता है कि इतना बड़ा धंधा कई वर्षों से फल फूल रहा था, वो भी एक हॉस्पिटल की आड़ में, और पुलिस इससे अछूती थी। वहीं पूरे मामले के पीछे जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस और बदायूं पुलिस जांच में जुटी हुई है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। ईडी के तीसरी सम्मन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ईडी दफ्तर पेश नहीं हुए। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह तीसरी बार नोटिस भेजा गया था और आज ईडी दफ्तर में जांच के लिए बुलाया गया था। इस दौरान तमाम सवाल जवाब होने थे, लेकिन एक बार फिर से इस नोटिस को गैर कानूनी करार देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले का मामला चल रहा है, जिसमें वहीं गाजियाबाद में एक झोला छाप डॉक्टर ने एक युवक की जान ले ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद में झोला छाप डॉक्टर ने एक युवक की जान ले ली। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ बिहार में एक बिहारी मार्केट है, जहां पर एक क्लिनिक खोल रखा था झोला छाप डॉक्टर ने। वहां एक युवक बुखार को लेकर उसके पास अपना इलाज कराने आया, लेकिन डॉक्टर ने उसको गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसकी तुरंत वहीं मौके पे मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद मौके पे पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने यह बताया कि वो युवक पहले ही मृत घोषित हो चुका है, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए युवक को भेज दिया गया। पुलिस का कहना यह है इस मामले में कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही असली बात का पता चलेगा कि युवक की मौत का कारण क्या है। गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत हुई है या कोई और कारण है। कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर के युवक को इंजेक्शन लगाने से भी एक बड़ा सवाल ये उठा है कि गाजियाबाद में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ गाजियाबाद प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, और बल्कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि एक स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्होंने भी प्रदेश के सभी चिकित्सकों और प्रशासन को आदेश जारी किया था कि झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन समय रहते इन चिकित्सकों झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करता तो आज एक युवक को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासन भी दोषी है। मैं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस न्यूज के लिए। तो वहीं हरदोई पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई पुलिस लगातार जो लोग अवैध शस्त्र बना रहे हैं उन पे हरदोई पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही अभी हरदोई पुलिस ने मझिला थाना क्षेत्र में जो अवैध शस्त्र की फैक्ट्री थी उसका खुलासा किया था। उसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए थे और तमंचे, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित तमंचे पकड़े गए थे। आपको बता दें कि आज हरदोई पुलिस ने पिहानी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है उसने आज 2 लोगों को पकड़ा है जो कि रेलवे पटरी के किनारे अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। वहीं जब पुलिस को सूचना लगी सुबह 4:10 पे पुलिस ने वहां छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद में वहां पे भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए जो कि अर्धनिर्मित है। हालांकि आपको बता दें 2 तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं, 3 तमंचे 312 बोर के बरामद किए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी के निर्देश पर लगातार हरदोई पुलिस छापेमारी कर रही है। जहां जहां भी ये अवैध तरीके से तमंचा फैक्ट्री चल रही है वहां छापेमारी कर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब देखने की बात ये होगी क्या हरदोई पुलिस इसी तरीके से अपनी मुहिम चलाती रहेगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।